काव्य सरिता। विश्व हास्य दिवस पर काव्य सरिता के इस विशेष एपिसोड में मैं प्रोफेसर राजीव शर्मा आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं, वंदन करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं और ह्यूमरस वेलकम करता हूं। ह्यूमरस वेलकम इसलिए क्योंकि विश्व हास्य दिवस पर सारे विश्व को हंसाने की चेष्टाएं कवि अपनी अपनी कविता के माध्यम से अपने इस मंच से करेंगे। इससे पहले मैं यहाँ पर उपस्थित तमाम श्रोता और दर्शक वृंद का भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और उनसे ये कहना चाहता हूँ कि आज विश्व हास्य दिवस से और हंसने का वरदान परमात्मा ने केवल मनुष्य को दिया है। मनुष्य के अलावा जितने भी जीव जंतु पशु पक्षी हैं सब रो तो सकते हैं लेकिन हंस नहीं सकते, क्योंकि हंसने की नियामत परमात्मा ने मनुष्य को इसलिए दी है कि यदि इनसे सवाल पूछा जाए यहाँ पर उपस्थित भाइयों से कि भाइयों क्या आपने अपने जीवन में कभी किसी गधे को हंसते हुए देखा है, तो भाई कहेंगे कि नहीं देखा है। यहाँ पर जो बहनें बैठी है उनसे यदि प्रश्न किया जाए कि बहन जी आपने आपके जीवन में कभी किसी भैंस को मुस्कुराते हुए देखा है, तो वो कहेंगे कि नहीं देखा है। इसका एक अर्थ है, इसका एक दर्शन है, इसका एक चिंतन है, इसका एक सत्य है और सत्य ये है कि यदि आदमी हंसना बंद कर दे तो समझ लेना चाहिए कि वो गधा होने जा रहा है, और यदि बहनें मुस्कुराना बंद कर दे तो समझ लेना चाहिए कि वो भैंसत्व की तरफ प्रयाण कर रही है। इसलिए एक बार जोरदार ठहाके के साथ मैं आपको समक्ष अपने कवियों का तारुफ करना चाहता हूं। इधर मेरे राइट हैंड साइड पर जो बैठे हुए हैं ये ग्रेटर नोएडा से आए हुए भ्राता मनोज खुशनुमा जी हैं। आप स्वयं राजयोगी हैं और सच्चा राजयोगी तो हमेशा मुस्कुराते ही रहता है। उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम। उनके पास जो मध्य में विराजित हैं वो कविता किरण जी हैं, फालना से हमारे बीच आई हैं और बहुत अच्छी और उम्दा कवियत्री हास्य के क्षेत्र में भी अपना नाम रखती हैं। उनके पास जो दादाजी बैठे हैं जिन्हें देख रहे हैं आप, उन्होंने आते ही मुझसे कहा कि राजू भाई आपके पास कंगा है कि नहीं है। मैं दंग रह गया। मैंने कहा दादाजी कंगा क्यों मांग रहे हैं? फिर मुझे लगा कि कंगा वो इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि जो सिर पे दादाजी के एक दो बाल रह गए हैं तो वो चाहते हैं कि उनकी चोटी बना ली जाए। तो हमारे दादाजी बहुत आदरणीय है, बहुत पूजनीय है, बहुत तेजस्वी और यशस्वी हैं। आपका नाम है श्री राजगोपाल व्यास जी और आप राजस्थान की सरजमी से ताल्लुक रखने वाले भीलवाड़ा नगर से यहाँ पर पधारे हैं। एक बार आपकी तालियां इन तीनों कवियों के इस्तकबाल में उठे ताकि हम हास्य की यात्रा को शुरू कर सकें। देखिए कि हास्य के तो भाई साहब ये भारत भूमि भी हास्य की जननी है। यहाँ पर आप तेनाली राम से लेकर अकबर बिरबल तक के हास्य प्रहसन पढ़ते हैं तो उसमें कैसी कैसी बातें आती हैं। एक बार वो अकबर ने बिरबल से पूछा कि ये बताओ बिरबल मेरी हथेली पर बाल क्यों नहीं है। अब बिरबल क्या जवाब देता, मगर आप पूछ ही लिया तो कुछ तो बोलना था ना। तो बिरबल ने कहा कि जहां पनाह आपकी हथेली पर बाल इसलिए नहीं है क्योंकि आप दान बहुत देते हैं और इतना दान देते हैं, इतना दान देते हैं कि दान देते 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 आपकी हथेली पर के बाल घिस गए हैं, इसलिए आपकी हथेली पर बाल नहीं है। तो सम्राट अकबर ने दूसरा प्रश्न किया कि भाई तेरी हथेली पर भी तो बाल नहीं है बिरबल। तो बिरबल ने कहा कि जहां पनाह जब आप दान देते हैं तो मैं दान लेता हूं, तो आपकी हथेली पर के बाल दान देते 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 घिस गए और मेरी हथेली पर के बाल दान लेते 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 घिस गए, इसलिए नहीं है। तो सम्राट अकबर ने तीसरा प्रश्न किया कि बिरबल ये बताओ कि यहां जितने सभासद बैठे हैं
राज्यसभा में, इनकी हथेली पर भी तो बाल नहीं है। तो फिर बिरबल ने उत्तर दिया कि ऐसा इसलिए है राजा साहब, क्योंकि जब आप दान देते हैं और मैं दान लेता हूं, तो आपको दान देते हुए और मुझे दान लेते हुए ये जब सारे सभासद देखते हैं तो ये अपने हाथ मलते रहते हैं। तो हाथ मलते 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 इनकी हथेली पर के भी बाल गिर गए हैं। तो मैं इस प्रहसन के माध्यम से, इस परिहास के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि आपको जिंदगी में 3 तरह के लोग मिलेंगे। एक वो मिलेंगे जो स्वयं मुस्कुराते हैं, दूसरे वे मिलेंगे जो दूसरों की भी मुस्कुराहट का कारण बनते हैं, यानी एक देता है दूसरा लेता है। मगर तीसरी तरह के वे लोग मिलेंगे जो आपको मुस्कुराहट देते हुए, मुस्कुराहट से संलग्न रहते हुए जब देखते हैं तो बगैर किसी कारण से रसायन शास्त्र का फास्फोरस हो जाते हैं, यानी वो जलन रखने लगते हैं, वो ईर्ष्या रखने लगते हैं। मैं आपको ऐसा सावधान करना चाहता हूं कि हमेशा जिंदगी में ऐसे लोगों से बचना जो मुस्कुराहट के बदले आपके जीवन में सूंबड़ापन प्रेषित करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये आपके सबसे बड़े शत्रु होते हैं। तो काव्य क्षेत्र का अदना सेवक एक बात बतलाता है, अनुभव जन्य जो मंत्र मिला वो मंत्र यहां जतलाता है। जो हंसता है, हंसाता है, 100 तीर्थों का फल पाता है, और जो रोता है, रुलाता है, रावण की तरह जल जाता है। तो इस विश्व हास्य दिवस के विशेष एपिसोड में इस कार्यक्रम का आगाज करने के लिए, इसका श्री गणेशाय नमः करने के लिए, इसकी वेल बिगिनिंग करने के लिए, इसका बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करने के लिए मैं जिस शख्स को आमंत्रित कर रहा हूं माइक्रोफोन के समक्ष, मैं चाहता हूं कि मैं उनका नाम लूं और फिर वो यहां पर आए। इससे ज्यादा बेहतर यह है कि यहां पर उपस्थित तमाम श्रोता वृंद की तालियां डोर के रूप में उठे और उन्हें खींचकर माइक्रोफोन के समक्ष लाए। आदरणीय खुशनुमा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हास्य दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित इस विशेष एपिसोड के अंदर। क्योंकि हंसना तो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है, और हमारे राजीव भाई जी तो हास्य के हिमाचल और व्यंग्य के विंध्याचल हैं, इनके लिए जोरदार तालियां हो जाएं। धन्यवाद भाई साहब, धन्यवाद धन्यवाद। तो भाई साहब कह रहे थे कि भाई समस्या तार निकलने की नहीं, पेट निकलने की है। तो कहते हैं कि जो व्यक्ति मैच्योर होता है, मैच्योर होने की निशानी है, मैच्योर मींस स्टॉप ग्रोइंग वर्टिकली, स्टार्ट ग्रोइंग हॉरिजॉन्टली। वाह 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 वाह। तो देखिए हम सब मैच्योर होने की निशानी यही दिखा रहे हैं अपने सामने। तो मैं बता रहा था कि एक बार प्रोफेसर साहब के साथ मैं कार्यक्रम में गया तो कैसा फोकस सेट हुआ देखिए। तो हम बिल्कुल सामने की पंक्ति में बैठे हुए थे और प्रोफेसर साहब ने अपनी शेरवानी पहनी हुई थी, अपनी प्रोफेसर वाली बड़ी अच्छी सी शेरवानी पहनी हुई थी। और विडंबना ये कि अभी पूरे प्रोग्राम में जो मुख्य अतिथि आने थे वो आए नहीं। वाह वाह। उनके आने में देर हो गई। अब आयोजक जो थे वो बड़े परेशानी, अब किया क्या जाए, लोग जनता शोर मचा रही है, हुट कर रही है भाई प्रोग्राम शुरू करो। अब आयोजकों को कुछ सूझा नहीं, उन्होंने क्या किया, सीधा आए प्रोफेसर साहब के पास। कहते हैं प्रोफेसर साहब, वाह आप थोड़ी देर मंच पे आकर के जो श्रोतागण है उनको संबोधित कर दीजिए, जब तक हमारे मुख्य अतिथि आए आप इनको संबोधित कर दीजिए। तो उन्होंने कहा मैं क्या बोलूं, मैं तो लेक्चर को मैं सोच के थोड़ी आया। उन्होंने कहा आप कुछ भी बोल दीजिए, आप शुरू, जब तक वो आए तब तक अतिथि आए बोल। तो इनको खींच के मंच पे ले आए। और भाई साहब की प्रतिभा तो है ही ऐसी, एक बार जब शुरू होते हैं तो भाई साहब प्रोफेसर हैं तो उनकी जो है प्रतिभा है गिरफ्तार से शुरू हो जाती है। अब प्रोफेसर साहब ने बोलना शुरू किया जी, भाषण देना शुरू किया। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा, बोले जा रहे बोले। अब सारी जनता परेशान कि भाई ये क्या हो रहा है, चुप ही नहीं हो रहे। और आयोजक भी परेशान, अब ये क्या हो गया, हमने किनको बुला लिया है तो चुप होने का नाम ही नहीं ले रहे। तो फिर सब शोर हो जाने लगे। आयोजक ने आके इनके कान में कहा भाई तो बंद करो, मुख्य अतिथि। उन्होंने कहा चुप हो गए जी। कहते हैं देखो अपन एक कॉलेज में प्रोफेसर है जी, और अपना एक उसूल है, जब हम लेक्चर शुरू करते हैं तो पिपरमेंट की गोली मुंह में रख लेते हैं। तो आपने लेक्चर शुरू करने से पहले जेब में कुछ डाला, हाथ निकाल के मुंह में रखा था और बोलना शुरू कर दिया था। तो उन्होंने कहा जब हम लेक्चर शुरू करते हैं तो पिपरमेंट की गोली मुंह में रख लेते हैं, जब तक पिपरमेंट की गोली चलती है अपना लेक्चर चलता है जी। जब पिपरमेंट की गोली खत्म अपना लेक्चर खत्म। आज पिपरमेंट की गोली की जगह शेरवानी का बटन मुंह में चला गया है जी जी। क्या करोगे, शेरवानी का बटन मुंह में चला गया है। तो अब प्रोफेसर साहब है, कौन रोकेगा उनको।
बहुत देखिए, अच्छा, बहुत अच्छा। अब हम इनके साथ आ रहे थे तो देखिए इस घटना में बात कर ही रहे थे तो भाई प्रोफेसर साहब ने गाड़ी निकाली अपनी, हम बैठे हुए थे साथ में, चल पड़े। अब गाड़ी इनको करनी थी बैक में, जगह कम थी, तो अब उन्होंने कहा कि पीछे कोई बताने वाला नहीं, पीछे कुछ टकरा ना जाए गाड़ी। तो एक पठान साहब थे, उनसे कहा कि पठान साहब उन्होंने निवेदन किया कि गाड़ी जो है पीछे बैक कर रहे हैं, ध्यान रखना कि पीछे कोई टकरा ना जाए, बता देना कहीं से टकराने वाली हो तो हमें बता देना। अब गाड़ी बैक कर रहे हैं जी। इन्होंने गाड़ी बैक करनी शुरू की और पठान साहब की आवाज आती रही, कम बैक कम बैक कम बैक कम बैक। वो पीछे करते रहे, गाड़ी जाकर जोर से खंभे में चढ़ाई, धाम। प्रोफेसर साहब को बड़ा गुस्सा आया जी, वो निकले बाहर है, अरे पठान साहब हमने आपसे कहा था हमें बता देना कि गाड़ी कहीं ठोकर लगने वाली, जो बता देना। ओ पठान कहते हैं, ओए खरबूजे का औलादो, खोचा मिट्टी देर से, और क्या बोलता है पीछे, कम बाए कम बाए कम बाए कम बाए। और पीछे कम बाए। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। ऐसे कहीं ना कहीं हास्य जीवन में उत्पन्न होता है, बातों से हमारे आसपास बिखरा होता है, हम उसे समेट लेते हैं। हमारे राजेंद्र व्यास जी हैं, राजेंद्र व्यास जी इतने अनुभवी हैं जीवन के, बुजुर्ग हैं, अनुभवी, बहुत अनुभव है जीवन के। इनसे कोई टिप्स मांगे तो बहुत अच्छे से टिप्स देते हैं। एक बार गए रेस्टोरेंट के अंदर खाना खाने, अपनी धर्मपत्नी के साथ खाना खा रहे थे, तो खाना खाते हुए, खाना खाने के बाद और वेटर आया, वेटर को अपने पैसे दे दिए, बिल आया, बिल पकड़ा दिया, जितना बिल था उतना पकड़ा दिया। पत्नी कान में फुसफुसाई, इसे कुछ टिप दे दो, इसे कुछ टिप दे दो। उन्होंने वेटर को बुलाया, इधर आओ, कभी शादी मत करना, कभी शादी, दे दो टिप। वाह वाह, तो देखिए अनुभवी आदमी की टिप कैसी होती है। बहुत अच्छा। अच्छा, आप इनके बेटे की बात सुनिए। इनके बेटे ने एक लड़की पसंद कर ली। अब वो बेटा जो है कहता है, पापा जी मैंने एक लड़की पसंद कर ली है, मुझे उससे शादी करनी है। बड़े गंभीर हो गए, जैसे अभी बैठे हैं। कहते हैं, बेटा तूने लड़की को पसंद किया? कहते हैं हाँ जी किया। क्या उस लड़की ने भी तुझे पसंद किया? कहते हैं हाँ जी, वो लड़की मुझे पसंद करती है। मैं ऐसी लड़की को अपनी बहू नहीं बना सकता जिसकी पसंद इतनी खराब हो। मैं नहीं बना। वाह, आज से ऐसे ही हमारे आसपास की बातों से उत्पन्न होता है। क्या बात? तो कहां से निकलता हास्य? हास्य के साथ जंग का चोली दामन का साथ है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। किसी ने पूछा कि आप कैसे लिखते हैं हास्य, कैसे कविता लिखते हैं? कविता करणी बैठी, इनका तो नाम ही कविता है ना, तो इनके तो शब्दों में कविता समाई हुई है। किसने पूछा कि कैसे कविता लिखते हैं? क्या बात? तो मैं उसको बता रहा था कि कैसे लिखते हैं कविता, तो उसकी भी कविता बन गई। तो मैंने बताया कि शब्दों को तोड़कर, शब्दों को मरोड़कर, कुछ घटाकर कुछ जोड़कर, शब्दों को तोड़कर शब्दों को मोड़कर, कुछ घटाकर कुछ जोड़कर, जब मस्तिष्क के काव्य तंतु एक निश्चित क्रम और लय में सजाते हैं तो मुख से निकलने वाले शब्द कविता बन जाते हैं। वाह वाह वाह। जब मस्तिष्क के काव्य तंतु एक निश्चित क्रम और लय में सजाते हैं तो मुख से निकलने वाले शब्द कविता बन जाते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और जब जीवन की हार जीत का, धूप छांव का भरता है इसमें रंग, तो पैदा होता है हास्य व्यंग। क्या बात? तो पैदा होता है हास्य व्यंग। वाह वाह वाह। कविता 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 दुखी मन के लिए खुशी की पाती है। कविता दुखी मन के लिए खुशी की पाती है, हंसाती है, गुदगुदाती है। क्या बात है? आहत दिल को राहत पहुंचाती है। आहत दिल को राहत पहुंचाती है। और हमारे गुरुजी ने 3 मंत्र दिए थे, मैं आपको बताता हूं कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए हंसना बेहद जरूरी है। हंसी एक छूत का रोग है, एक सामूहिक भोग है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए हंसना बहुत जरूरी है, मगर हंसने के साथ कुछ हिदायतें भी जरूरी है। वाह। वो हिदायतें मेरे गुरुजी की क्या है, आप तो पहुंचा रहा हूं मैं। वाह। कि ऐसे समय पर कभी मत हंसना मेरे दोस्तों जब किसी पागल के हाथ में छुरा हो। वाह। ऐसे समय कभी मत हंसना दोस्तों जब किसी पागल के हाथ में छुरा हो और जब किसी नाई के हाथ में उस तरह हो। वाह वाह। और जब किसी नाई के हाथ में उस तरह हो, या जब किसी डॉक्टर को दिखने में कुछ बाधा हो, जब किसी डॉक्टर को दिखने में कुछ बाधा हो और उसका इंजेक्शन आपके शरीर में आधा हो। वाह वाह। उसका इंजेक्शन आपके शरीर में आधा हो। क्या बात है। वाह। तो हंसना भी जरूरी है और कुछ हिदायतें भी जरूरी है। तो हंसी तो कहीं उत्पन्न होती है, कहीं जीवन के अंदर, बातों के अंदर, इवन आध्यात्म व्यक्ति हम कहते हैं कि आध्यात्म मार्ग पर चल रहा है। वाह वाह वाह। तो धन्यवाद, बहुत अच्छा भैया। आनंद लीजिए बस, क्योंकि हंसी के अंदर हम कहते हैं हास्य व्यंग करिए, लेकिन व्यंग वो है जो हमें कुछ सोचने पे विवश करे। हंसाने के बाद कुछ हमारी सोच हमें दे के जाए, कुछ समाधान दे के जाए,
कुछ सोचने में विवश करें। तो इसलिए खाली हास्य तो एक फूहड़ता हो जाती है, लेकिन जब उसके अंदर मैंने कहा रंग बन जाता है, तो अब ऐसे ही हम अध्यात्म का व्यक्ति तो नॉर्मली ये माना जाता है अध्यात्म एक नीरस विषय है, या अध्यात्म के अंदर हास्य का स्थान बहुत कम पाया जाता है। जब भी हम बात करते हैं हमसे कहा जाता है अध्यात्म के व्यक्ति को हास्य में क्या लिखें, क्या हंसाएं, किस तरह से हंसाएं लोगों को। लेकिन कभी कभी हास्य उत्पन्न हमारे आध्यात्मिक वातावरण में भी होता है। कैसे होता है, आपको एक अनुभव बताता हूँ कि जब कोई इस प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में आते हैं राजयोग सीखने के लिए जी, तो राजयोग सीखने के बाद उनको राजयोग का अनुभव कराया जाता है, अभ्यास कराया जाता है। तो उनके अनुभव कैसा होता है, तो एक हरियाणा में सेंटर पर एक जिज्ञासु आया राजयोग सीखने के लिए। तो वो कैसा उसने अनुभव किया, वो अनुभव इन पंक्तियों में आपको बता रहा हूं। हरियाणा में एक सेंटर पर, एक राजयोग सेंटर पर एक जिज्ञासु आया। वाह वाह, हरियाणा में एक राजयोग के सेंटर पर एक जिज्ञासु आया। बहनों ने राजयोग का उसे साप्ताहिक कोर्स कराया। क्या बात। बहनों ने उसे राजयोग का साप्ताहिक कोर्स कराया और कोर्स के अंत में उसको योग का राज समझाया। और कोर्स के अंत में उसको योग का राज समझाया कि शुद्ध संकल्पों का भर के पेट्रोल, हाँ, शुद्ध संकल्पों का भर के पेट्रोल बुद्धि रूपी विमान में होना है सवार और जाना है 5 तत्वों के पार। वाह। शुद्ध संकल्पों का भर के पेट्रोल बुद्धि रूपी विमान में होना है सवार और जाना है 5 तत्वों के पार। पहले सूक्ष्म वतन, फिर परम धाम को जाना, फिर लौटते हुए स्वर्ग का चक्कर लगाना और आकर अपना अनुभव सुनाना, आकर सबको अपना अनुभव सुनाना। ऐसा कहकर बहनों ने जिज्ञासु को योग में बिठाया, रेड लाइट की और बाबा की याद का एक मीठा गीत बजाया। क्या बात। रेड लाइट की और बाबा की याद का एक मीठा गीत बजाया। गीत सुनते सुनते जिज्ञासु जैसे खो गया। हाँ, गीत सुनते सुनते जिज्ञासु जैसे खो गया। आत्म पंछी मूल वतन को गया, आत्म पंछी मूल वतन को गया। योग के बाद जिज्ञासु ने अपने सूखे होठों पर अपनी जीभ को फिराया। वाह वाह वाह। जिज्ञासु ने सूखे होठों पर अपनी जीभ को फिराया और योग का अनुभव कुछ यूं बताया, हाँ, कि बहन जी जैसा आपने समझाया कि बुद्धि रूपी विमान में होकर सवार, वाह, बुद्धि शुद्ध संकल्पों का भर के पेट्रोल बुद्धि रूपी विमान में हुए हम सवार और चले गए 5 तत्वों के पार। आत्मा रॉकेट की रफ्तार हमने कुछ ऐसी तेज की कि पल भर में परमधाम से आगे निकल गई कि पल भर में परमधाम से आगे निकल गई। वाह वाह वाह। बाबा ने आवाज देकर वापस बुलाया जी। बाबा ने वापस बुलाया और अपनी किरणों की बहाव में हमें समाया। फिर हमारा विमान स्वर्ग में आया। वाह। फिर हमारा विमान स्वर्ग में आया और अपने में सतयुग के खेतों से मीठे मीठे गन्ने चूस कर आया। बहन जी योग ने तो बड़ा मीठा अनुभव कराया। बहन जी योग ने तो बड़ा ही मीठा अनुभव कराया। तो ऐसे मीठे मीठे अनुभव भी हमारे आध्यात्म के अंदर उत्पन्न हो जाते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो वाह वाह। कहने को तो बहुत कुछ होता है, बहुत हैं बातें, लेकिन ये आज जो समीचीन है आज के संसार के अंदर एक विषय, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और उसमें जैसे मैंने कहा कि हास्य और व्यंग और साथ में एक अध्यात्म की तरंग, एक संदेश जरूर होना चाहिए। तो हमारे सबके पास एक ऐसा यंत्र है जिसने आज के जीवन को हाईटेक कर दिया है, समाधान भी दिए हैं और समस्याएं भी दी हैं। जी जी जी। मोबाइल। जी। मोबाइल हम सभी प्रयोग करते हैं। तो मोबाइल के संसार में आकर हमने क्या खोया, क्या पाया, क्या मोबाइल ने हमें दिया। तो मोबाइल के संसार का भ्रमण कराती हुई आपको ये रचना सुना रहा हूं, उसके बाद अपना स्थान ग्रहण करूंगा। जी। चिट्ठी पत्री या हो फाइल, सभी खा गया ये मोबाइल। चिट्ठी पत्री या हो फाइल, सभी खा गया ये मोबाइल। मोबाइल का ये संसार, इसकी महिमा अपरंपार। चिट्ठी पत्री या हो फाइल, सभी खा गया ये मोबाइल, इसकी महिमा अपरंपार। मोबाइल का ये संसार। घड़ी कैलेंडर कैलकुलेटर, संकट में है सबका फ्यूचर। घड़ी कैलेंडर कैलकुलेटर, संकट में है सबका फ्यूचर। लगता एक तिलस्मी द्वार, मोबाइल का ये संसार। वाह वाह। घड़ी कैलेंडर कैलकुलेटर, संकट में है सबका फ्यूचर। लगता एक तिलस्मी द्वार, मोबाइल का ये संसार। वाह। आप सब भी साथ बोल सकते हैं, मोबाइल का ये संसार। रेडियो टीवी टेप रिकॉर्डर, कर डाला है सबका मर्डर। रेडियो टीवी टेप रिकॉर्डर, कर डाला है सबका मर्डर। और कैमरे पर तो सितम हजार, कैमरे पर तो सितम हजार, मोबाइल का ये संसार। बहुत अच्छा, बहुत। कैमरे पर तो सितम हजार, मोबाइल का ये संसार। वाह वाह वाह। और देखिए क्या होता है आजकल,
हम डे टू डे लाइफ में हम देखते हैं कि कोई उत्सव या त्योहार, हाँ, सोमवार हो या इतवार, कोई उत्सव या त्योहार, सोमवार हो या इतवार, मिलते यही मित्र परिवार। हाँ, कोई उत्सव या त्योहार, सोमवार हो या इतवार, मिलते यही मित्र परिवार। मोबाइल का ये संसार, मोबाइल का ये क्या संसार। बात है। और देखो 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 कैसी रीति आई, क्या बात, देखो कैसी रीति आई, मैसेज में ही चले बधाई। हाँ, देखो कैसी रीति आई, मैसेज में ही चले बधाई। अरे मिलना जुलना किया दुश्वार, मोबाइल का ये संसार। बहुत अच्छा। मिलना जुलना किया दुश्वार, मोबाइल का ये वाह संसार। वाह, खुशनुमा जी बढ़िया। और बच्चों का बचपन है खाया, हाँ, सबने मन का चैन गंवाया। हाँ, बच्चों का बचपन है खाया, सबने मन का चैन गंवाया। बहुत अच्छा। सोशल मीडिया चढ़ा बुखार। बच्चों का बचपन है खाया, सबने मन का चैन गंवाया। सोशल मीडिया चढ़ा बुखार, मोबाइल का ये संसार, मोबाइल का ये संसार। वाह वाह वाह। और ये आप सभी अनुभव करेंगे। अब जो मैं कहने जा रहा हूं वो क्या हमारे जिंदगी के अंदर उसने क्या भूमिका बनाई है मोबाइल के अंदर। वाह वाह वाह, कि जीवन कर देता परतंत्र। क्या बात। जीवन कर देता परतंत्र, ऐसा है ये चुगली यंत्र। जीवन कर देता परतंत्र, ऐसा है ये चुगली यंत्र। रिश्तों को करता बीमार, मोबाइल का ये संसार। वाह वाह, रिश्तों को करता बीमार, मोबाइल का ये संसार। और विडंबना देखिए कि काम इसके बिन चले ना एक पल। वाह, काम इसके बिन चले ना एक पल, मच जाए जीवन में हलचल। हाँ, काम इसके बिन चले ना एक पल, मच जाए जीवन में हलचल। बन गया सबका पहला प्यार, मोबाइल का ये संसार। वाह, वाह। बन गया सबका पहला प्यार, वाह। मोबाइल का ये संसार। और यहां तक स्थिति हो गई कि भूला सब कुछ खाना पीना। हाँ, भूला सब कुछ खाना पीना, मुश्किल अब इसके बिन जीना। भूला सब कुछ खाना पीना, मुश्किल अब इसके बिन जीना। बन गया सबका पहला प्यार, मोबाइल का ये संसार। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और अब संदेश क्या है कि कौन सा मोबाइल जीवन में अपने अपनाना है जो हमारे जीवन में काम आए। ये मोबाइल तो काम जी ही आएगा। जी 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 जी। मन मोबाइल अब अपनाओ, वाह मन को ही मोबाइल बनाओ, शांति की किरणें फैलाओ। वाह, मन को ही मोबाइल बनाओ, शांति की किरणें फैलाओ। परम पिता से पाओ पावर, सुख शांति का है जो टावर। मन को ही मोबाइल बनाओ, शांति की किरणें फैलाओ। परम पिता से पाओ पावर, सुख शांति का है जो टावर। मन मोबाइल अब अपनाना, यही अंत में काम है आना। हाँ। मन मोबाइल अब अपनाना, यही अंत में काम है आना। प्रभु से जोड़े दिल के तार, मोबाइल का ये संसार। प्रभु से जोड़े दिल के तार, मोबाइल का ये वाह, संसार। वाह, वाह। मोबाइल का ये संसार लाएगा स्वर्णिम संसार। मोबाइल का ये संसार लाएगा स्वर्णिम संसार, लाएगा स्वर्णिम संसार। वाह, वाह, धन्यवाद, नमस्कार। वाह 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 वाह। तो अभी आपने खुशनुमा जी से बड़े ही खुशनुमा अंदाज में मोबाइल को लेकर एक रचना सुनी। और ऐसा कहा जाता है भाई साहब, मोबाइल में मॉब शब्द छुपा हुआ है। और मॉब का अर्थ ही ये होता है कि जो भीड़ को इस तरह के ऑयल से आबद्ध कर दे कि स्कूटर का, कार का एवरेज दुगुना हो जाए, तब जाकर हास्य और व्यंग की कविता सार्थक होती है। आपने सार्थकता के उपादान को स्पर्श किया। अब उन्होंने प्रोफेसर को लेकर भी बात कही कि वो बटन वटन जेब में पड़ा था और भाषण देते रहे। ऐसे ही एक बार मेरा विद्यार्थी मेरे पास आया और उसने आके मेरे को कहा कि सर आप चश्मा लगाते हो ना तो एकदम उल्लू नजर आते हो। मैंने कहा निकाल दूंगा तो तू गधा नजर आने लगेगा। तो हास्य की यात्रा है सब, है कि अपने अंदाज होते हैं, अपने मिजाज होते हैं। हमारे पास एक श्रेष्ठ कवयित्री मौजूद है। मैं कविता किरण जी को आमंत्रित कर रहा हूं कि वो आज इस हास्य के आलम में अपनी रचनाओं का पाठ करें और हमारे श्रोता वृंद को हंसाने का भरसक प्रयास करें और उसमें सफलता शानदार तरीके से अर्जित करें। आदरणीय किरण जी। माँ शारदा को नमन करती हूँ। आज विश्व हास्य दिवस है और हम सभी काव्य सरिता के इस मंच पर हंसने हंसाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। वाह वाह, बहुत ही बढ़िया संचालन कर रहे हैं राजीव जी और मनोज खुशनुमा जी अभी बहुत ही बढ़िया काव्य पाठ यहाँ से करके गए और इन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि ये हास्य रस पे पूरा शोध करके आए हैं। वाह वाह वाह। और सभी को बहुत हंसाया। और हंसना हंसाना अच्छी बात है। मैं दो पंक्तियों से शुरुआत करती हूँ अपनी बात की जी। कि हंसो के रंजो गम की अश्क बार दुनिया में। हाँ, हंसो के रंजो गम की अश्क बार दुनिया में,
मुकद्दरों से ठहाके लबों पे आते हैं जी। मुकद्दरों से ठहाके लबों पे आते हैं। तो बड़ी मुश्किल से हंसी आज के दौर में आती है लबों पर। मैं देख रही थी कि जब से ये कार्यक्रम शुरू हुआ, राजीव जी ने बहुत हंसाया आपको, मनोज जी ने भी खूब हंसाया। से बात शुरू करती हूँ। जिंदगी में हंसना बहुत जरूरी है। हम सबके भीतर कहीं ना कहीं हंसी मौजूद होती है, सिर्फ उसको बाहर निकालने की जरूरत होती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तब कहती हूँ कि छुपा हर एक के भीतर हंसी का एक खजाना है। वाह। हंसी के इस खजाने को जमाने पर लुटाना है। यही दो पल है जिनमें आज हंस ले और हंसा ले हम। नकल पर आज को छोड़ो, नहीं पल का ठिकाना है। नकल पर आज को छोड़ो, नहीं पल का ठिकाना है। तो जिंदगी के प्रत्येक पल को हंसी के साथ, उल्लास के साथ हमें जीना चाहिए, क्योंकि अगले पल का कोई ठिकाना नहीं है। स्वागत। मैं एक गीत आपके बीच में रखना चाहती हूँ। अभी 2 वर्ष पूर्व हम सभी ने वैश्विक महामारी में कोरोना काल का सामना किया जी। और इस कोरोना काल में हम सभी अपने घरों में कैद होने के लिए विवश हो गए थे। सभी अपने घरों में कैद थे। पुरुषों के लिए बड़ा आराम हो गया, उन्हें अपने काम से छुट्टी मिल गई, घर में आराम कर रहे थे। लेकिन महिलाओं की ड्यूटी डबल हो गई थी। अरे कहाँ बहन जी आराम कर रहे थे, घर वाले सब है ना, बर्तन भांडे झाड़ू हम ही कर रहे थे। ये जो बर्तन भांडे वाली बात कर रही है, दूसरे दौर की बात है। पहले दौर में तो सभी ने महिलाओं को हलकान कर दिया। अच्छा, सारे लोग फरमाइश कर रहे हैं, बेटा फरमाइश कर रहा है ये बनाइए, पति फरमाइश कर रहे हैं ये बनाइए। महिलाएं बेचारी पूरा दिन रसोई घर में व्यस्त, और यूट्यूब पे घर के लोग देख देख कर उन्हें फरमाइशें करते थे कि आज ये बनाया जाए, आज ये बनाया जाए। तो महिलाएं फरमाइश वो करते थे और बना बना के खुद ही खा जाती थी। लगता है आपकी घरवाली ने यही किया है, खुद ही अपना बना के खा जाती थी। हमने तो बना के खिलाया, ये इनका अनुभव है। और अभी हास परिहास की बात हो रही थी, मनोज जी ने तो बहुत सारी घटनाएं सुनाई। तो अब जब जिक्र चल पड़ा है तो मुझे भी एक घटना याद आ गई है। स्वागत है। कि मनोज जी, एक दिन मैं दिल्ली में कवि सम्मेलन के लिए गई थी। इनको पता चला मैं आई हुई हूँ। इन्होंने मुझे अपने घर पे आमंत्रित किया कि कविता जी आप दिल्ली आई हुई हैं, हमारे घर आइए, लंच हमारे साथ कीजिए। मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है, जरूर आएंगे भाई, मतलब अच्छा पुराना परिचय है। तो मैं इनके घर पहुंच गई। अच्छा, घर पहुंची तो जैसे ही इनकी श्रीमती जी ने कहा कि आइए दीदी डिनर करते हैं। मैंने कहा डिनर? ये तो लंच का टाइम है। तो बोले कि नहीं, ये डिनर ही है, रात का बचा हुआ खाना है। तो ऐसा स्वागत इन्होंने मेरा किया। गीत पढ़ना चाहती हूँ कि महिलाओं की जो वेदना थी, उनकी वेदना को मैंने इस गीत में गाने का प्रयास किया है। और यहाँ पर बहुत सारी महिलाएं भी बैठी है स्टूडियो में, उन्होंने भी इस समस्या का सामना किया होगा। तो जब मैं ये गीत पढ़ूंगी तो मेरे साथ साथ तालियां बजाकर मेरा समर्थन भी करिएगा पूरा सदन। देखिएगा कि बीत रहा है पल पल भारी कोरोना के काल में, बीत रहा है पल पल भारी कोरोना के काल में। तन है राजस्थान में मेरा, मन है नैनीताल में। तन है राजस्थान में मेरा, मन है नैनीताल में। ये घर बंदी की खबर ने ऐसा दिल को रखा चीर के, घर बंदी की खबर ने ऐसा दिल को रखा चीर के। झेल रही हूँ दंश में हर पल अनदेखी जंजीर के। फैल गए हैं रंग सभी खुशहाली की तस्वीर के। रेगिस्तान में देख रही हूँ सपने मैं कश्मीर के। रेगिस्तान में देख रही हूँ सपने मैं कश्मीर के। हाय ये कैसा बल आया है इस हिरनी की चाल में, हाय ये कैसा बल आया है इस हिरनी की चाल में। तन है राजस्थान में मेरा, मन है नैनीताल में। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। और बंद देखिएगा कि बीत रहा है मेरा सारा दिन अब राम रसोई में। पंक्तियां देखिएगा कि बीत रहा है मेरा सारा दिन अब राम
रसोई में और गूंथ रही हूँ घुटन जिया की मैं आटे की लोई में। गूंथ रही हूँ घुटन जिया की, बेचारी बोल तो कुछ सकती नहीं है, कि गूंथ रही हूँ घुटन जिया की मैं आटे की लोई में। हलवा पूड़ी खीर मलाई मुझको नहीं सुभाते हैं, बर्गर पिज्जा चाट पकौड़ी रह रह कर याद आते हैं। बर्गर पिज्जा चाट पकौड़ी रह रह कर याद आते हैं। फीके लागे हैं पकवान धरे सोने के थाल में, तन है राजस्थान में मेरा मन है नैनीताल में। तन है राजस्थान में मेरा मन है नैनीताल में। वाह वाह वाह। सारे मतलब कोरोना काल में हमें पता ही नहीं चला कि सारे त्योहार हमारे कैसे गुजर गए। तब बंद देखिए कि सारे ही त्योहार किरण इस कोरोना में चले गए। सारे ही त्योहार किरण इस कोरोना में चले गए। होली और दिवाली जाने कब आए कब चले गए। होली और दिवाली जाने कब आए कब चले गए। जल बिन मछली तड़पे पर अब जल ही लगता जाल है। जल बिन मछली तड़पे पर अब जल ही लगता जाल है। स्वर्ग सरीखा घर भी लगता अब जी का जंजाल है। स्वर्ग सरीखा घर भी लगता अब जी का जंजाल है। कि याद सताती है मैके की फंस गई मैं ससुराल में। याद सताती है मैके की फंस गई मैं ससुराल में। मैं ससुराल में बसी, उनको हंसी आ रही है। याद सताती है मैके की फंस गई मैं ससुराल में। तन है राजस्थान में मेरा मन है नैनीताल में। वाह वाह। और अंतिम मन पढ़ती हूँ, भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि विनती है भगवान सभी कुछ पहले जैसा कर दो ना। विनती है भगवान सभी कुछ पहले जैसा कर दो ना। फिर से हर्ष उल्लास खुशी हम सबके मन में भर दो ना। फिर से हर्ष उल्लास खुशी हम सबके मन में भर दो ना। मेले ठेले और सनीमा रौनक हो बाजार में। मेले ठेले और सनीमा रौनक हो बाजार में। फिर से चहल पहल हो जाए इस पूरे संसार में। फिर से चहल पहल हो जाए इस पूरे संसार में। कि जीवन पटरी पर आ जाए पहले साल ताल में। जीवन पटरी पर आ जाए पहले साल ताल में। तन है राजस्थान में मेरा मन है नैनीताल में। बीत रहा है पल पल भारी कोरोना के काल में। तन है राजस्थान में मेरा मन है नैनीताल में। तन है राजस्थान में मेरा मन है नैनीताल में। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी से मैं एक आह्वान करना चाहूँगी कि ज़िंदगी में हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि हंसने वाले के साथ सभी हंसते हैं, रोने वाले के साथ कोई दो आंसू बहाने वाला नहीं होता है। और अगर आप हंसते हैं तो ईश्वर की इबादत करते हैं। मुझे अपनी दो पंक्तियाँ याद आती है, आपके बीच में छोड़कर जाना चाहती हूँ। कहते हैं ना कि किसी को हंसाना बड़े ही पुण्य का, नेकी का काम होता है। तो अगर मैं मुस्कुराऊं तो जमाना मुस्कुराता है। आप अगर मुस्कुराएंगे तो सामने वाला भी मुस्कुरा कर ही आपको जवाब देगा। कि अगर मैं मुस्कुराऊं तो जमाना मुस्कुराता है, किरण दिल मुफ्त में ही नेकियां
कितनी कमाता है, किरण दिल मुफ्त में ही नेकियां कितनी कमाता है। तो अगर आप सभी को नेकियां मुफ्त में नेकियां कमानी है तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। विश्व हास्य दिवस की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। शुभकामनाएं। इस काव्य सरिता की अगली पायदान पर जिन्होंने आना चाहिए उनका एक ही नाम हो सकता है और वो है श्री राजेंद्र गोपाल व्यास जी। बहुत वरिष्ठ कवि साथी हैं। एक बार सारा सदन अपने हाथों को खोले और जोरदार तालियों के साथ हम व्यास जी का स्वागत करें। ओम शांति। ओम शांति दादा। विश्व हास्य दिवस पर आप सबका हार्दिक अभिनंदन। मैं निवेदन करूंगा, हास्य बहुत गहरे में हीरे की तरह दब गया है। जो सच्चा हास्य है वो इतना गहरा चला गया है। इस युग की त्रासदी, इस युग के तनाव, वैमनस्य, क्रोध, ये इतना किचड़ा हमारे अंतःकरण के ऊपर आ गया है कि उसको बाहर लाने के लिए हमें बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। वाह दादा वाह, बहुत निवेदन कर रहा हूं, चूंकि ये हास्य की एक यात्रा, चूंकि समापन पर मेरा क्रम आया है, मैं निवेदन कर दूं, मेरे हास्य की कविताओं की टिप्पणियों में व्यंग का एक मिला जुला रसायन भी आपको मिलेगा जी। या यूं कहिए, मेरी ये हंसी की कविता की यात्रा अट्टहास से मुस्कान तक हो जाएगी। ये बहुत तेजी से हंसने के संस्कार हम राजयोगियों के नहीं हैं। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि जिसकी पुतलियाँ हंसने लगे, जिसके होठ मुस्कुराने लगे, वो दांत दिखाई भी न दे, वही सच्चा हास्य होता है। मैं निवेदन कर रहा हूँ, आपको एक दोहे से शुरू करता हूँ, थोड़ा मनोरंजन भी हो जाएगा आपका, बाद में मनोभंजन भी हो जाएगा और उद्देश्य भी पूरा हो जाएगा। एक तुलसी का बहुत प्यारा राजीव जी दोहा है जी। उसमें मैंने थोड़ा सा संशोधन किया है। ये किसी महान कवि की पंक्ति में ये हस्तक्षेप करने का अधिकार हमारा नहीं है, पर चूंकि कुछ नवाचार, कुछ सर्जरी आई है, तो निवेदन देखिएगा, तुलसी या संसार में भांति भांति के क्रेक। मैंने इसमें एक शब्द लिया है, तुलसी या संसार में भांति भांति के क्रेक, सबसे हिलमिल चालिए लगा स्वयं के ब्रेक। ये जीवन का व्यवहार है। आप रिजेक्ट नहीं कर सकते भाई, किसी को रिजेक्ट कर ही नहीं सकते। आप अपने विवेक के आधार पे चलिएगा। तो मैं निवेदन करता हूँ, एक डायलॉग हंसी की कविता के साथ, एक डायलॉग जिसे पूरे देश के कवि बोलते हैं, शायद आपने YouTube पे बहुत जनों से सुना होगा। वस्तुतः व्यास जी का डायलॉग है कि जिन तारों में करंट नहीं होता है उन पे लोग चड्डी बनियान सुखा देते। वाह वाह। लेकिन ये वो तार हैं जी जो अवतार की श्रेणी में आते हैं, और ये तार अगर परमात्मा से जुड़ जाए तो वह परम धाम और वैकुंठ की यात्रा कर सकता है। इसी के साथ मैं शुरू करता हूँ एक छोटी सी कविता, देखिएगा। आज की रात कवि सम्मेलन का फलसफा तय हो, हंसी की कविता हो पर कविता की हंसी ना हो। आज की रात कवि सम्मेलन का फलसफा तय हो, हंसी की कविता हो पर कविता की हंसी न हो। मकसद मेरा यह है कि कविता खोपड़ी में नहीं हृदय में बसी हो। तो थोड़ा खोपड़ी से हृदय में उतरो, बहुत दिनों से बिगड़ गए यार, थोड़ा नितरो। बहुत दिनों से बिगड़ गए, थोड़ा नितरो। कुमार घड़े बनाने से पहले मिट्टी गूंथता है। कुमार घड़े बनाने से पहले मिट्टी गूंथता है। किसान बीज बोते समय आंखें नहीं मूंदता है। गृहिणी रोटी से पहले आटा लगाती है। फनकार राग से पहले वीणा मिलाती है। तो भला मैं कैसे सीधे तुम्हारे मन में गीत डाल दूं? अरे तुम समर्पण की कुमकुम तो घोलो यार, फिर मैं कविता का भाल दूं। अरे तुम समर्पण की कुमकुम तो घोलो यार, फिर मैं कविता का भाल दूं। तो ये रनवे पूरा हुआ मेरी कविता का। वाह। तो ये रनवे पूरा हुआ मेरी कविता का, और अब फ्लाइट है यारो, दिखा दो आज हंसी और आंसू। आज कविता की नाइट है यारो, दिखा दो आज हंसी और आंसू। आज का तो ये जो हास्य की बातें आपके घर परिवार से, जैसा हमारे खुशनुमा जी ने, कविता जी ने और राजीव जी ने कहा, हमारे आसपास हो जाती। मैं एक निवेदन करता हूँ, मैं मातृशक्ति पर कोई ऐसी टिप्पणी नहीं करता। आजकल थोड़ा हास्य कवि सम्मेलन देखा होगा जी। आपको हंसाने के लिए कवि अपनी अर्धांगिनियों पर न जाने कैसे कैसे व्यंग। हम अदारी और जोकर थोड़ी है यार। वो शख्सियत, वो शक्ति जो 7 और 7 पीढ़ियों को, 14 पीढ़ियों को पालती पोसती बड़ा, क्या उसको
आपको हंसाने के लिए हम उसको कविता का कंटेंट बनाएंगे क्या? नहीं, मातृशक्ति की बहुत अदब से बात की जा सकती है। और मैं कहूँगा शक्तियों को सामान्यतया आपने देखा होगा बहुत सारी शक्तियाँ वातावरण के दूषित वातावरण में, तनाव के वातावरण में कैसी रहती, तो मैं उन्हें रिक्वेस्ट करता हूँ कि मैया आप रोटी फुलाओ, मुंह मत फुलाओ। वाह, मेरे व्यंग आपको छोटे छोटे व्यंग होंगे। जी 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 जी, ऐसे छोटे छोटे कतरे से मैं हंसी लाऊंगा। आपके कोमल मन में एक जार है मन का, जिसमें बुद्धि रूपी स्वच्छ जल है। मेरे छोटे छोटे पोटेशियम परमैंगनेट के कण में डालूंगा। वाह, वाह, और कलरिंग आपको होता हुआ दिखाई जाएगा। यही हंसी होगी। क्या बात। एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा फ्रिज में और आदमी में क्या फर्क है? भाई जी मेरी तो ऐसी उड़ गई। हाँ। ये क्या तुलना भाई? हाँ। मैंने कहा नहीं, इसका आंसर मैं बताऊंगा। आप नहीं बता सकते क्योंकि आप फ्रिज को 24 घंटे बाहर से खोलते, आगे से। कभी पीछे जाके देखो, उसकी मोटर नीचे है इसलिए वो ठंडा है। फ्रिज की मोटर यानी खोपड़ा नीचे है इसलिए वो ठंडा है। हमारा खोपड़ा ऊपर है, 24 घंटे करंट मारता है। ये हाशिया। वाह वाह। एक मैसेज भी आता है, एक निवेदन आता है। बहुत सी बात देखता है, बढ़िया बढ़िया। पति नीचे आया है गाड़ी, अच्छा। हॉर्न बजा रहा है, जल्दी तैयार करो। नायिका अर्धांगिनी हमारी शख्सियत ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी है, मैचिंग मिला रही। जैसे नाखून है वैसे चूड़ियाँ, वैसे झुमके, वैसा बॉर्डर। अरे धनियों विचार मला भैया कि मैचिंग चूड़ियाँ मला रही। वाह। अपने प्रिय से। और इतनी देर के बाद घटना यूं मोड़ लेती है, ड्रेसिंग टेबल पर बैठे बैठे जगदम्बा के इन्वर्टर तो नहीं था, लाइट चली गई। फिर हॉर्न की आवाज़ में जो लिपस्टिक थी वो आँखों पे लग गई, जो काजल था वो होठों पे लग गया। जल्दी से दौड़ के आई, पतिदेव ने ग्लास में देखा, बदला लेने के लिए कुछ नहीं बोला, लेकिन जैसे रिसेप्शन के वेलकम पे गए लोग भागने लगे इधर उधर। जगदम्बा सरस्वती बन के आई थी और कालिका के रूप में प्रकट हो। वाह 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 वाह। बहुत बड़े कवि सम्मेलन में हम लोग जाते हैं, एक शालीनता की बात बताता हूँ। वाह दादा। व्यंग ऐसा होना चाहिए जो किसी को आघात नहीं पहुंचाए। जी। यानी व्यंग वो होता है, हम अमृत धारा बताशे में रख के दे देते हैं, मिठास में आपका व्यंग चला जाता और हंसी की खुशनुमा जो तबीयत है वो आपको प्रसन्न कर देते। एक कवि सम्मेलन में क्या हुआ, सारे कवि हुट हो रहे थे। राजीव जी सच्ची घटना है। जी जी भाई साहब। मेरा अब इनके 2-3 कार्यक्रमों में जाने का मौका भी मिला। सारे कवि हुट होते, शुरू में 1 विकेट गिरा, 2 विकेट गिरा। बाद में मेरा क्रम, चूंकि एक वरिष्ठ कवि होने के नाते शायद समापन की ओर हमेशा ही आता है, तो उन्होंने कहा व्यास जी कवि सम्मेलन थोड़ा नीचे जा रहा, कृपया आप अभी मंच पे आ जाए। मैं आते ही, अब आप देखेगा ऑडियंस का ईगो हर्ट नहीं हो जाए, इसका हमें ध्यान रखना पड़ता है। जी। हम ऊपर हैं, आप नीचे हैं, नीचे वाला पलड़ा भारी होता है और हम आपके आभारी हैं कि आप हमें सुन लें। तो मैंने उनसे निवेदन करके ये कहा कि मित्रों अब मुझे पहचान में आ गया कि आप साधारण घोड़े नहीं चेतक हैं। इतना सा वाक्य बोला, सच्ची घटना। देखिएगा किसी को सम्मान देके हम उसको अपने अनुकूल बना सकते हैं। मैंने कहा आप चेतक हैं, सब खुश हो गए। तो मैंने कहा फिर जब मैंने आपको चेतक माना तो आप मुझे महाराणा प्रताप मान लो जी, वरना गधेड़े पे जीन तो मैं भी नहीं कसता हूँ जी। ये जो लास्ट का जो डायलॉग आता है कि गधे पर जीन मैं भी नहीं कसता हूँ, ये उसकी चंचलता को कंट्रोल करने का एक नियम होता है। तो ये छोटे छोटे एक मूर्छा बताता हूँ आप, हमारी मुरलियों में आता है लास्ट में, बड़ी गंभीर बात भी कह रहा हूँ। उसमें अंतिम आता स्लोगन। हाँ बिल्कुल दादा। स्लोगन, उसका अर्थ क्या है? स्लोगन। कभी कभी हास्य और व्यंग इतना धीरे से कहना पड़ता है, जैसे आपके शांत सरोवर में एक छोटी सी कंकरी जितनी छोटी डालूंगा मित्रों उसकी तरंगे अंतरिक्ष तक जाएगी। मेरा मैसेज हंसाना नहीं है, आपकी पुतलियों में जो खूबसूरती आ जाए, आपकी आंखों में चमक आ जाए, आपकी गंभीरता चेहरे पे हो लेकिन रमणीकता आंखों में हो। ये जो मुरलियों के वाक्य जो मैंने कविताओं में पिरोए हैं मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। बड़ी शालीनता से आपने सुना, पूरा विश्व यहाँ के कवि सम्मेलन को सुनेगा कि अट्टहास कोई ज़रूरी नहीं है, हंसा तो आँखों से भी जा सकता है। शक्तियाँ लिपस्टिक क्यों लगाती है?
जिनके लिप्स स्टिक जैसे हो गए ना, वो लिपस्टिक लगा। ये कठोर वचन बोलने वाली शक्तियाँ कोमलता लाइएगा। ईश्वर ने गुलाब जैसे अधर दिए हैं, आप इस कॉस्टमिक इस दुनिया में मत लीजिएगा, कोई एलर्जी हो जाएगी। अपनी सादगी में रहिएगा, प्रसन्न रहिएगा, भोजन को बड़े प्यार से खाइएगा। ये आत्मा का भोजन आपने किया। सच में आज मेरी कविता राजीव के संयोजन में बरसों बाद बोला हूँ मैं। दोनों, मेरी ये 2 आँखें और तीसरा नेत्र ये है, मैं इस शिव को फिर प्रणाम। तो बहनों और भाइयों, देवियों और सज्जनों, आदरणीय राजेंद्र गोपाल व्यास जी ने 2 आँखें और मुझे यानी राजीव शर्मा को तीसरा नेत्र निरूपित किया। उनकी कविता यकीनन पपीहा की प्यू 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 कविता, पपीहा की प्यू 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 कविता, बाबा की मुरली की नींव कविता। शुरू ही बाबा की मुरली कविता से होती भाई साहब। पपीहा की प्यू 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 कविता, बाबा की मुरली की नींव कविता, बाबा की बोली में, बाबा की टोली में दमक दमक दमके तो शिव है कविता। तो कविता का अपना मिजाज, कविता तो मरहम लगाए जख्मों को वो धीरज है कविता। दादा साहब ने बिल्कुल सही बताया व्यास जी, मरहम लगाए जख्मों को वो धीरज है कविता। अयोध्या मथुरा काशी में भी बीरज है कविता, वहां भी प्रेम का संचार करती भाई साहब, भले मोक्षदायिनी कहलाती हो। तो मरहम लगाए जख्मों को वो धीरज है कविता। अयोध्या मथुरा काशी में बीरज है कविता। वन बाग उपवन वाटिका का बसंत, खिले ज्ञान सरोवर में वो नीरज है कविता। खिले ज्ञान सरोवर में वो नीरज है कविता। रंग दर रंगों का संगम है कविता, साज और सुरों की सरगम है कविता। झुके तो मंजुल मंजरी और बयार प्यार की, और उठे तो हिमालय का परचम है कविता। उठे तो हिमालय का परचम है कविता। वाणी की वीणा की तान कविता, वाणी की वीणा की तान कविता। तुलसी के मानस की जान कविता। ये राम है, ये रहीम है, ये गौतम, ये पैगंबर, भारत के लिए तो भगवान कविता, भारत के लिए तो भगवान कविता। और अंतिम पंक्तियां की कविता वो जो व्यष्टि को व्योम कर देती है, कविता वो जो व्यष्टि को व्योम कर देती है, और कविता वो जो सृष्टि को ओम कर देती है। कविता वो जो सृष्टि को ओम कर देती है। और यही कविता जब रामत्व को धारती है तो पुलकित हनुमान का रोम रोम कर देती है। क्योंकि हनुमान भाई साहब, व्यास जी, हनुमान से बड़ा योग का, ब्रह्मचर्य का भारतीय दर्शन में कोई उदाहरण नहीं। एक नई बात कह रहा हूं मैं इस मंच से, शायद ये बात किसी ने आपने ये सुनी नहीं होगी। ये मेरे विचार के घोड़े दौड़े। मुझे लगा कि हनुमान से बड़ा एग्जाम्पल नहीं हो सकता, जिसने ब्रह्मचर्य का, जिसने रोग संजीवनी बूटी लाने के लिए योग का, यहां तक कि उसका सारा जीवन बजरंग बली का अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता इस रूप में है। तो आप सबको अष्ट सिद्धियां मिले, नवों की नवों निधियां मिले, हंसते रहें हम। हाँ, परिहास और उपहास में बहुत अंतर है। उपहास में हम दूसरे की खिल्ली उड़ाते हैं, परिहास में खुद पर, और हम सब आपस में मिलकर हंसते हैं। हमारा लक्ष्य केवल इतना होता है कि मुस्कुराने से भाई साहब दिल के सारे ना मवाद बाहर निकल जाते हैं। बाबा की मुरली में ही कई बार मैंने पढ़ा कि मुस्कुराहट जो होती ना भाई साहब, ये भले ही टेढ़ी होती है लेकिन कई समस्याओं को सीधी कर देती। स्माइल इज द कर्व, स्माइल इज द कर्व विच सेट्स लॉट ऑफ थिंग्स स्ट्रेट। तो इसलिए आप मुस्कुराते रहें, खिलखिलाते रहें, नैसर्गिक तौर पर एक छोटे बच्चे की तरह। छोटा सा बच्चा जो कुछ नहीं समझता, हम बच्चे बन जाए ना भाई साहब तो हमारे मन में यूं ही मासूमियत आ जाएगी। बच्चे के सामने हम यूं चुटकी बचा देते हैं तो हाथ पांव फेंक के ऐसी किलकारी लगाता है जैसे उसे स्वर्ग का साम्राज्य मिल गया हो। जब इतने सरल मना हम हो जाते हैं
तब आदरणीय व्यास जी, आदरणीय कविता जी, आदरणीय खुशनुमा जी को धन्यवाद कहना हमारी, भाई साहब, हमारे संस्कारों की नियति हो जाती है। एक बार इन तीनों कवि साथियों के लिए, कवि भाई और बहन के लिए हम धन्यवाद की तालियां बजाएं। और मैं अपनी वाणी को यहां पर विराम दूंगा मेरे एक कवि मित्र की पंक्ति के साथ कि हो के मायूस न यो शाम से ढलते रहिए, हो के मायूस न यो शाम से ढलते रहिए, जिंदगी भोर है सूरज से निकलते रहिए, और एक ही पांव पे ठहरोगे तो थक जाओगे, धीरे धीरे ही सही दूजे पांव पर भी चलते रहिए। पहला पांव आपका अपना देह है, इसे भी स्वस्थ रखना है, लेकिन दूसरा पांव आपकी अपनी आत्मा है, उसे देह से ज्यादा स्वस्थ रखना है, क्योंकि जिसकी आत्मा स्वस्थ है और देह को जिसने उस परमात्मा को मिलने के लिए माध्यम के रूप में इस्तेमाल किया, वही लेखराज हमारी दुनिया में ब्रह्मा बाबा कहलाता है। ओम शांति।